जी फरमाइए। वकील साहब, मैं 2 घंटे से बाहर वेट कर रहा था आपका। कोई भी मुझे अंदर आने नहीं दे रहा था। आपसे केस डिस्कस करना था। क्या केस है आपका? नर्स मेहताब का, जिन पे 6 कत्ल का इल्जाम है। अच्छा वो केस, उससे तो बहुत देर हो चुकी है। मेरा ख्याल है अब आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेहताब को तो जल्द सजा होने वाली है। नहीं नहीं वकील साहब, प्लीज देखिए, मैं बहुत उम्मीद लेके आया आपके पास। मैंने सुना है कि आप कोई भी केस नहीं हारते और आप ही हैं जो मेहताब को बचा सकते हैं। प्लीज कुछ करें। आपने मेरे बारे में जो सुना है बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन आपको ये भी सुन लेना चाहिए था कि वकील केस के शुरू में किया जाता है, फैसला आने से चंद रोज पहले नहीं। वकील साहब, लेकिन आप कुछ तो कर सकते हैं ना, कोई तो राह होगी। राह तो नहीं है, लेकिन राह निकाली जा सकती है, जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे। अगर आप पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, मैं कोई राह निकालने की कोशिश करता हूँ। कितने पैसे लगेंगे वकील साहब? मेहताब क्या लगती हैं आपकी? रिश्तेदार है मेरे। आपको ये समझ के पैसे खर्च करने होंगे कि मेहताब आपकी सब कुछ है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो आप मर जाएंगे। इतने पैसे हैं आपके पास? ऐसे तो नहीं है वकील साहब। पता था मुझे, पता था। कहां से आएंगे तुम जैसे नौजवानों के पास इतने पैसे? तुमने क्या समझा था कि यह कोई फलाही इदारा है जो तुम यहां आकर अपनी रिश्तेदार का केस लड़वा लोगे और तुम्हारी रिश्तेदार सजा से बच जाएंगे? देखिए वकील साहब, आपके जितनी भी फीस है मैं दूंगा। बस मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपकी पाई चुका दूंगा। आप ये केस ना छोड़िए प्लीज। देखो मिस्टर, मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि मैं यहां बैठकर तुम्हारी गरीबी की दास्तान सुनता रहूं। मेरे हर मिनट की एक कीमत है, और अगर तुम ये कीमत अदा नहीं कर सकते तो फिर जाओ, जाकर कोई ऐसा वकील कर लो जो तुम्हारा केस मुफ्त में लड़ सके। देखिए वकील साहब, प्लीज समझने की कोशिश करें। उन्हें वो बेकसूर है, सजा हो जाएगी उन्हें। मुझे मालूम है, लेकिन मैंने कह दिया ना, जब तुम मेरी फीस का इंतजाम कर लो तो आ जाना, मैं तुम्हारा केस ले लूंगा। प्लीज। आशिक, तुम यहाँ कैसे? अगर किसी ने देख लिया तो मारे जाओगे तुम। तुमसे बात करनी है मुझे। मुझसे क्या काम है तुम्हें? है? मैं अच्छा, अंदर आओ। 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 क्या कह रहे हो मेरे आशिक? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हो सकता वो भी गया हो, क्योंकि काफी दिनों से तुमने अपनी माशूका को नहीं देखा। इस किस्म का पागलपन हो जाता है। कोई बात नहीं। शकूर, सच बोल दो। तुम्हारे सच बोलने से एक बेगुनाह सजा होने से बच जाएगी। कौन सा सच है? मुझे क्या पता कि इंजेक्शन में इंसुलिन किसे डाला। मैं वहां गया जरूर था, लेकिन अपनी बीवी को लेने, उसको लेके मैं अपने घर वापस आ गया। पीछे रह गई मैं था। अब मुझे क्या मालूम कि उसने क्या किया? जाके उससे पूछो। सच कह रहे हो तुम? सच तो ये है कि मेहताब ही कातिल है। मेहताब ये काम नहीं कर सकती। क्या मैंने किया? हाँ, तुम्ही ने किया है सब। तभी तो मेहताब ने तुम्हें वहां से बाहर निकाला था। इसका मतलब ये हुआ कि मेहताब ने हर बात बता दी है? तो उसने ये भी कहा होगा कि मेरे कत्ल के इल्जाम शकूर पे डाल दो। हाँ, मेहताब ने बताया मुझे। देखो शकूर, पुलिस के सामने सच बोल दो, हमारे हक में यही बेहतर होगा। सच तो यह है नन्हे आशिक
जो 6 के 6 कत्ल मेहताब ने किए उसको सजा जरूर मिलेगी। पुलिस ये बात पहले से जानती है, मेरे कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शकूर तुम बस बस फिर तुम हाथापाई पूछ रहे। देखो कितनी बार मैं अदालत में पेश हुआ हूं जाकर, लेकिन मैंने एक बार भी तुम्हारा नाम नहीं लिया। कितना एहसान किया तुम पर। क्या ये अच्छा होता कि अगर मेहताब मुझसे खुद कहती कि शकूर मेरे 6 कत्लों का इल्जाम तुम अपने सर ले लो, और तुम जैसी सजा काट के आओगे मैं तुम्हें जजा के तौर पर अपने आप को दे दूंगा। काश ऐसा हो जाता। हिम्मत कैसी मैं ताकत वाले में सब कुछ बोल लगी। ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। तुम भी तो उसके आशिक हो, उसका इल्जाम अपने सर ले लो। निकलो यहां से, निकलो यहां से, निकलो यहां से। मुस्तबात मेहताब बेगम की मकबूलीन के साथ बिल वास्ता या बिला वास्ता दुश्मनी साबित नहीं हो सकी। मेहताब बेगम ने अपने फराज में गफलत बरती और 6 अफराद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। इस जुर्म की पादाश में हालात और वाक़यात को देखते हुए ये अदालत मुस्तबात मेहताब बेगम को उम्र कैद की सजा सुनाती है। तुमने देर कर दी जहांगीर, तुमने देर कर दी। मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए
मुझे 14 साल कैद काटनी पड़ेगी। बेटा क्या बात है, परेशान लग रहे हो? मेहताब को सजा हो गई अबू। ये तो होना ही था बेटा, हम कर ही क्या सकते थे। नहीं अबू, हम कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं। बेटा हम जो भी करते वो बेसूर होता, उसने जुर्म किया, उसे सजा मिल गई। नहीं अबू, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, बेकसूर थी वो, लेकिन हम उनको बेकसूर साबित नहीं कर पाए। बेटा रिलैक्स रिलैक्स बेटा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। उठ गए जहांगीर बेटा? जी, आप दोनों के आने की वजह? जरूरी बात करनी थी तुमसे। बोलिए, मैं सुन रहा हूं। जहांगीर मैं समझता हूँ इस मकान को घर बनाने के लिए एक औरत की जरूरत है। गो के रक्षंदा हैं, आपा हैं, लेकिन मुझे एक बीवी और तुम्हें माँ की जरूरत है। आपको एक बीवी की जरूरत है कि मैं अपनी माँ की जगह किसी को नहीं दे सकता। बेटा तुम्हें मेरी तन्हाई का कोई एहसास नहीं? अगर मुझे आपकी तन्हाई का एहसास नहीं होता अब्बू, तो आज अम्मी ना मरती। आपका दर्द महसूस करके मैंने अपनी अम्मी को खोया। देखो बेटा, जो लोग मर जाते हैं ना, उनके गुनाहों का जिक्र नहीं किया जाता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि उस इंसान ने कभी कोई गुनाह नहीं किया। मैं बहस नहीं करना चाहता फूफो। अगर आपको शादी करनी है बेशक कीजिए, बट मुझे बहाना मत बनाइए। मेरी माँ की रूह को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। बेटा तुम हमसे सब रिश्ते तोड़ देना चाहते हो? नहीं अब्बू, मैं आपसे सारे नाते क्यों तोड़ूंगा? हाय नफीसुद्दीन, वो कह तो रहा है तुमसे ताल्लुक रखेगा, निगत से भी ताल्लुक रखेगा, बस उसको माँ नहीं बुलाएगा। तो ठीक है मेरे बच्चे, अपनी माँ की जगह तुम किसी को नहीं देना चाहते तो मत दो। फिर इस जुम्मे को दोनों का निकाह पढ़वा दें सादगी के साथ, 2 गवाह बुलाकर। हाँ? जैसा आप बेहतर समझे। इस जुर्म की पादाश में हालात और वाक़यात को देखते हुए ये अदालत मुस्तमात मेहताब बेगम को उम्र कैद की सजा सुनाती है। तुमने देर कर दी जानी, तुमने देर कर दी। मेहताब बेगम को उम्र कैद की सजा सुनाती है। मेहताब बेगम को
उम्र कैद की सजा सुनाना है। जानी, मेरे बेटे, तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि तुम्हारी माँ तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, और मैं चाहूं भी तो तुम्हें कभी बता नहीं पाऊंगी। काश तुम जान पाते कि तुम्हारी माँ तुम्हें गले लगाने के लिए इस वक्त कितनी बेचैन है, और ये बेचैनी अपने साथ लिए मैं जा रही हूँ तुम सब लोगों के दरमियान से। मुझे दुनिया में सभी ने दुत्कारा है, सब ने, तुमने भी, जिस पर मुझे सबसे ज्यादा मान था, तुम्हारे बाप ने भी, जिससे मैंने सबसे ज्यादा मोहब्बत की। उसने जिंदगी में कभी मेरी रियाजतों का एतराफ नहीं किया, और रह गई थी कसर तो ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दी। रुसवा कर दिया मुझे, तोहमत लगा दी उसने इस उम्र में मुझ पर। वो निगत से शादी करना चाहता है, इसका तो मुझे अंदाजा था, पर इस सब के लिए मेरा रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था, ये भी मैं जानती थी। वो अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर कह देता मुझसे, मैं बखुशी हट जाती उसके रास्ते से, लेकिन वो मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम ना लगाती। चुप करो तुम, जाओ अपने बेटे से पूछो तुम जैसी औरत के बारे में क्या ख्यालात रखता है। औरत ना सब बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने किरदार पर उठी उंगलियां नहीं। लेकिन उसे ये सबसे मौजू रास्ता लगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुझे तो शायद सब मिलकर खामोश करा देते, लेकिन तुम जानी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ बेटे, मैं मर जाऊंगी जानी। हम भी बहुत तकलीफ में हैं। ये सारा ड्रामा इसीलिए तरतीब दिया गया था जानी, वरना मैं बदकिरदार नहीं हूँ। मैंने कुछ मत कहिए मुझे अपना बेटा। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम मुझ पर, अपनी माँ पर, उसकी पाक दामनी पर यकीन करो, जिस पर खुद तुम्हारे बाप को भी यकीन है। सच कह रही हूँ जहांगीर, उसने खुद इसका एतराफ किया है। मैं कसम खाता हूँ तुम्हारी माँ कसूरवार थी। हाँ, सिर्फ ये, बल्कि मेरी दरख्वास्त पर मुझसे मोहब्बत का इकरार भी। क्या ही खूबसूरत लम्हा था वो। दिल ने चाहा ये पल यहीं ठहर जाए। तुम्हें पता है जानी, 21 साल तुम्हारी माँ ने जिस चीज का इंतजार किया वो उसे आखिरकार मिल ही गई। उस वक्त तुम्हारे बाप ने जान मांगी होती तो बदले में मैं वो भी दे देती, मगर उन्होंने उसके बदले जुदाई मांगी। जानी, जुदाई, निगत से शादी करने के लिए। तुम्हारी शादी करें तो फिर बड़ी कीमत नहीं थी ये, लेकिन इस मकसद के लिए जो कालक मेरे मुंह पर लगी, मैं उसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर रही। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानी, फिर भी मैं तुम्हारी बाप की खुशी में राजी हूं। मेरे दिल में उसके लिए कोई मलाल नहीं, बस इस इल्जाम की वजह से शिकायत है। और वैसे भी मोहब्बत में सौदेबाजी कहाँ होती है। मुझे तुम्हारे बाप से बहुत मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत, पर उसे मुझसे बहुत बेजारी है। जब तक तुम्हें यह खत मिलेगा मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। एक बार मेरे गले लग जाओ। हम बिछड़ चुके होंगे तब तक। अब चाहती क्या है? कि तुम मेरे गले लग जाओ। तुम कुछ कहना भी चाहोगे, मैं सुन नहीं सकूंगी। शायद तब तक तुम्हें मेरी बेगुनाही का यकीन भी हो जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरी एक बात मानोगे? अपने बाप से मत उलझना। अगर मेरे बेटे हो तो मेरी तरह तुम भी उसकी खुशी में खुश हो जाना। निगत
एक भरपूर साथी साबित होगी तुम्हारे बाप के लिए। वो फख्र से उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेगा। शायद उसे भी इस लम्हे का उतना ही इंतजार होगा जितना मुझे उसके इकरार का था। मैं भी अपने जीते जी उसे दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। मैं अपनी जिंदगी किसी और को नहीं दे सकती। जाने खुश रहो, हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना बेटा। मुझे अज़ाब ना दो जानी, मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं। बस मुझे बदकिरदार मत समझना। मरने के बाद भी मैं 100 बार मरूंगी अगर मेरी रूह ने तुम्हें मुझे बदकिरदार समझते हुए देख लिया। मोहतरमा निगत बिनते अब्दुल्ला, आपको नफीसुद्दीन वल हयात मोहम्मद बाएवज हक के महर 1 लाख रुपए अपने निकाह में कबूल। नहीं, ये शादी नहीं करेंगे आप। लेकिन बेटा तुम्ही ने तो इजाजत दी थी। और अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप शादी नहीं करेंगे। बस। क्यों सबको डरा रहा है तू? हुआ क्या है? बेटा आराम से बात करो। आराम से बात करूं? ठीक है, आप ये शादी नहीं करेंगे। मैं अपनी मां की मौत की कीमत पे शादी नहीं होने दूंगा। क्या मतलब? ये खत, ये वो खत है जो कि मेरी मां ने मरने से कुछ देर पहले लिखा होगा। काश ये खत मैं पहले देख लेता। अपनी शादी का इजाजतनामा समझे इसे बेशक, लेकिन है ये मेरी मां की मौत का परवाना। कैसा इजाजतनामा? देखिए इसे। आईना है ये खत आप लोगों के लिए। आप लोगों के किन्होंने चेहरे नजर आएंगे इस खत में, आपको पढ़िए इसे। खेल खेला आपने मेरे साथ, तोहमत लगाई मेरी मां पे, झूठ बोला आपने मेरे साथ। इन सब लोगों से कहें अपनी दुकानें बंद करें और जाए यहां से, जाए यहां से। अब मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। अब माँ के मरने की वजह से मेरा बेटा थोड़ा सा जज्बाती हो गया। आप लोग प्लीज चले जाएं। I'm sorry. Relax. I'm sorry बेटा, मुझे नहीं पता था कि वो खुदकुशी कर ले। तो आपको क्या लगता है ये सब होने के बाद मेरी मां जिंदा रहती?
मजीद जिल्लत सहने के लिए, मैं ना करता गुनाह पर लानतन सुनने के लिए। मैं शर्मिंदा हूं बेटा। शर्मिंदगी? कैसी शर्मिंदगी? अगर आप शर्मिंदा होते तो यूं ब्याह रचा रहे होते। लेकिन ब्याह तो आपको करना ही था। ये सब आपने इसलिए तो किया, सब में आपकी मर्जी शामिल थी, है ना? बेटा चल बेटा, मैं क्या करता? क्या मतलब क्या करते हैं आप? जो भी करते हैं, मेरी मां पे इतना घिनौना इल्जाम तो नहीं लगाते? क्या सोच के आपने उन पे इल्जाम लगाया ऐसा? निकत आंटी, दोनों फूफो शामिल थी इसमें आपके साथ। बेटा मुझे माफ कर दो। लेकिन आपने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। झूठी कसम खाई आपने मेरी। जुल्म की बात तो यह है, मेरी मां की मौत भी आपको पिघला नहीं सकी। कितनी ढिठाई से आप अपने इल्जाम पर कायम रहे। मेरे बार बार पूछने के बाद भी आप झूठ बोलते रहे मुझसे। फिर आप कहते हैं कि आप मुझसे शर्मिंदा हैं? नहीं, शर्मिंदा आप नहीं, शर्मिंदा मैं हूं अपनी मां से। इतने दिन आप लोगों के हाथों में खिलौना बना रहा मैं, अपनी मां पर इल्जाम लगाता रहा मैं। माफ कर दो, माफ कर दो, क्या फर्क पड़ेगा माफी से? एक मासूम जान के खून पे अपना ताजमहल बनाने जा रहे थे आप। माफ कीजिएगा, भूल गया मैं। ताजमहल तो बनते ही मकबरों पर है। ये देख रहे हैं आप, 2 बोल, सिर्फ 2 बोल चाहती थी वो आपसे, जो कि आप इल्जाम लगाने से पहले भी बोल सकते थे। झूठा इकरार ही सही, लेकिन कम से कम ये तो ना होता। क्यों किया आपने ऐसा? आखिर क्यों? अगर आप समझते हैं कि मेरे माफ करने से आपके दिल को सुकून मिलेगा, तो ये बात याद रखिए, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। सॉरी निगत, मैं सबकी तवक्को नहीं कर रहा था। तवक्को तो तुम अतिया की खुदकशी की भी नहीं कर रहे थे। मैं शर्मिंदा हूं। नफीस, किस किस से शर्मिंदा हो? मुझसे, अतिया से, जहांगीर से? देखो निगत, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। तुम क्या करना चाहते हो और क्या नहीं करना चाहते, अगर वो सब कुछ हो रहा है जो तुम नहीं करना चाहते। निगत, मैं क्या करूं? मेरे जवान बेटा सर पे पिस्तौल ताने खड़ा है, कुछ दिन पहले वो मौत के मुंह से लौटा है। मैं करता तो क्या करता? तुम एक बुज़दिल इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। देखो प्लीज समझने की कोशिश करो, जरा तहम्मुल रखो। तहम्मुल? मैं तहम्मुल रखूं? वो जज्बाती हो रहा है इस वक्त, उससे बात करना फजूल है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही?
सूरत हाल तुम समझने की कोशिश करो, उसे समझाओ, क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है। देखो निगत, प्लीज थोड़ा सा वक्त दो, यूं दिल बर्दाश्त मत हो। तुम्हें जितना सोचना है तुम सोचो, अब तुम्हारे लिए सोचने के लिए वक्त है। मैं अतिया नहीं हूं, इतनी जिल्लत बर्दाश्त करने के बावजूद यहाँ रहूं। मैं जा रही हूं यहाँ से, अपनी बहन के घर शिफ्ट हो रही हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो, मगर तुम्हारी औलाद की मोहब्बत उससे कई गुना ज्यादा है। ये दूसरी बार है कि तुमने जहांगीर की जिद के आगे मुझे फौकियत दी। मैं जानती हूं तुम्हें जहांगीर का बहुत ख्याल है, मगर मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नफीस, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। तुम भी अब इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। कैसी हैं? अगर सांसों के आने जाने का नाम जिंदगी है तो बस जी रही हूं। तुम बताओ, कैसे हो? समझ में नहीं आ रहा, जैसे जिंदगी मुझे गुजार रही है, मैं गुजर रहा हूं। मेरा गम तो आया है, पर तुम्हें क्या हुआ है? इतने डल क्यों हो? एहसास जुर्म मार रहे हैं मुझे। एहसास जुर्म? आप सही कह रही थी, अम्मी बेगुनाह थी, बेकसूर थी वो। बनने से पहले अपनी सफाई में उन्होंने एक खत लिखा था, कल मिला है मुझे वो खत? इस लिखे हुए खत पर तुम्हें यकीन आ गया, और जो तुम्हारी माँ अपने मुंह से हकीकत बताती रही, उस पर यकीन नहीं आया तुम। अगर वो खत ना मिलता तो उसकी बेगुनाही पे यकीन ना आता तुम्हें। एक नुक्ता महरम से मुजरिम बना देता है। तुम्हारी माँ के साथ भी यही हुआ। तो इस खेल को समझ ही नहीं सके जहांगीर, और जब समझे हो तो बहुत देर हो गई। तुम अपनी बहुत ही कीमती चीज को गवा बैठे। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। तुम खुद को माफ करो या ना करो, इससे शायद फर्क ना पड़े, पर ऐदा ऐसी गलती ना करना कि तुम खुद को माफ ही ना कर सको। तुम्हारी माँ भी मेरी तरह बेगुनाह थी, पर उसकी बेगुनाही का यकीन करने वाला कोई नहीं था। नहीं, मैं अम्मी के बाद आपको बिल्कुल नहीं खो सकता। मेरे पास में जो भी होगा मैं करूंगा। मैंने हालात से समझौता कर लिया है जहांगीर। तुम मेरा एक काम करोगे? जी जी बोले। तुम मेरा सारा सामान बेच दो और वो रकम मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लो।